अधिगम सीखना, शाब्दिक अर्थ है सीखना, प्राप्ति, जानना आदि। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक के अनुसार अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में होने वाले अपेक्षित व्यवहारगत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। जैसे भाग आंख में आग से हाथ जलना। मनोवैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि अधिगम की प्रक्रिया में अनुभवों का विशेष योगदान होता है। अनुभवों के अतिरिक्त थकान, दवा, मादक पदार्थ, भय, तिरस्कार, आलोचना आदि के कारण जो परिवर्तन होता है, उन परिवर्तनों को अधिगम में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अपेक्षित अनुभवों से व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहा गया है। अधिगम की विशेषता क्रो के अनुसार आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। स्किनर के अनुसार व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन की श्रृंखला है। अभ्यस्तता, किसी उद्दीपन के बार बार उद्भासन से व्यवहार में एक ऐसा परिवर्तन कि इसके प्रति आपके परिवर्तन धीरे धीरे कमजोर पड़ जाए, अभ्यस्तता कहलाती है। अधिगम व परिपक्वता में अंतर। परिपक्वता का अर्थ है कि परिपक्वता का सबसे पहले प्रयोग सेल द्वारा किया गया। परिपक्वता व अधिगम में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। अनुवांशिकता व पर्यावरण की भांति विकास को एक निश्चित गति व दिशा देने में परिपक्वता एक अधिगम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिपक्वता के कारण व्यक्ति की शारीरिक व मानसिक संरचना विकसित होती है और अधिगम के कारण ही उसके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। और परिपक्वता एक ऐसी सक्रिय प्रक्रिया है जिसके कारण व्यक्ति की शारीरिक व मानसिक संरचना में परिवर्तन उत्पन्न होता है। परिणाम स्वरूप परिपक्वता ही व्यक्ति के किसी कार्य को सीखने की क्षमता प्रदान करती है। परिपक्वता व अधिगम में मनोवैज्ञानिकों ने निम्न अंतर बताए। परिपक्वता एक जन्मजात प्रक्रिया है जो स्वाभाविक रूप से चलती है, जबकि अधिगम अर्जित प्रक्रिया है जो व्यक्ति द्वारा परिपक्वता के खास स्तर पर पहुंचने के बाद प्रारंभ होती है। परिपक्वता एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। परिपक्वता के परिणाम स्वरूप शारीरिक अंगों में बहुत परिवर्तन आते हैं। अधिगम की प्रक्रिया के कारण शारीरिक अंगों में कोई परिवर्तन नहीं आता है। परिपक्वता जातीय प्रक्रिया है तो जो अपनी जाति के नियमों का संचालित होती है, जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। परिपक्वता का अभ्यास के प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात परिपक्वता के लिए अभ्यास आवश्यक नहीं होता, अधिगम के लिए अभ्यास आवश्यक होता है। परिपक्वता के कारण व्यवहार में समता उत्पन्न होती है, अधिगम के कारण विषमता उत्पन्न होती है। एक ही आयु के बालकों की शारीरिक रूपरेखा, उसके उठने, बैठने, चलने फिरने के ढंग में समानता पाई जाती है, जबकि एक ही आयु के बालकों में अधिगम के कारण रहन सहन, खान पान, बोलचाल आदि में भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। अधिगम वातावरण की उपज है। अधिगम के सिद्धांत है यहाँ से व्यवहारिक सिद्धांत, साहचर्यवादी सिद्धांत, संज्ञानवादी सिद्धांत, ज्ञानात्मक सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत या साहचर्यवादी, अनुबंधन का सिद्धांत पावलाव द्वारा दिया गया। क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत BF स्किनर द्वारा दिया गया। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत एडवर्ड व थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया। और प्रबलन का सिद्धांत क्लार्क हल्के द्वारा दिया गया। ये तो हमारे पास व्यवहारवादी सिद्धांत। जबकि ज्ञानात्मक में अंतर्दृष्टि व सूझ का सिद्धांत कॉलहर द्वारा दिया गया। चिन्ह का सिद्धांत टॉलमैन द्वारा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा द्वारा। ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा दिया गया। अधिगम सोपानिकी के सिद्धांत रॉबर्ट गेने द्वारा दिए गए। यह सिद्धांत व्यवहारवादी व संज्ञानवादी दोनों का मिला जुला सिद्धांत माना जाता है। व्यवहारवादी सिद्धांत में अनुबंधन का सिद्धांत 1904 में पावलोव ने दिया। इसका आधार अरस्तु का साहचर्य का नियम, उपाधि अनुबंधन का जनक है। प्रयोज्य इसका कुत्ता है। और मानव पर प्रयोग वॉटसन और इसकी पत्नी रेनर का पुत्र अल्बर्ट 11 माह पर किया गया। शिक्षा में लाने का श्रेय एडरसन शिष्य थे इसके। और अनुबंधन के प्रकार अग्रमुखी, पृष्ठमुखी, कालिक और समकालीन। अग्रमुखी, पृष्ठमुखी, कालिक और समकालीन है। कालिक है। इसका अन्य नाम CR थ्योरी, शरीर शास्त्रीय थ्योरी है। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय संबंधन, परिवर्तन का सिद्धांत, अनुकालिक अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। प्रयोग इसका कुत्ते पर किया गया। अनुबंधन से पूर्व भोजन स्वाभाविक प्राकृतिक अनुबंधित उत्पादक और लार का आना स्वाभाविक अनुक्रिया, स्वाभाविक प्राकृतिक अनुबंधित अनुक्रिया। अनुबंधन के नियम है समय, यहाँ से घंटी की ध्वनि या भोजन। अनुबंधित उद्दीपक है या अनानुबंधित उद्दीपक है। लार का आना स्वाभाविक या प्राकृतिक, अनानुबंधित अनुक्रिया। अनुबंधन के बाद है यहाँ से घंटी की ध्वनि, अनुबंधित उद्दीपक है। और लार का आना अनुबंधित अनुक्रिया है। अनुबंधन के अंग है अनुबंधित, अनानुबंधित उद्दीपक, अनानुबंधित अनुक्रिया, अनानुबंधित उद्दीपक, अनुकूलित अनुक्रिया, विलोपितकरण, स्वतः प्रकटीकरण, सामान्यीकरण, विभेदन, अन्य श्रेणी, अनुकूलन। अनानुबंधित उद्दीपक वह उद्दीपक है जो बिना किसी प्रशिक्षण के अनुक्रिया को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। अनानुबंधित अनुक्रिया है वह अनुक्रिया जो बिना किसी प्रशिक्षण के उद्दीपक की उपस्थिति में स्वतः ही प्रकट हो जाती है, इसे लार का आना।
अनुबंधित उद्दीपक वह उद्दीपक जो बार बार समय अनुसार अनुबंधित उद्दीपक के साथ प्रस्तुत होने के कारण कुछ समय बाद उद्दीपक की समस्त विशेषताओं को ग्रहण कर लेता है। जैसे घंटी बजना अनुकूलित अनुक्रिया है, यहाँ से वह अनुक्रिया जिसमें जो अनुबंधित उद्दीपक के है उपस्थित होने पर प्रकट होती है। विलोपीकरण अनुबंधन स्थापित हो जाने के बाद जब अनुबंधित उद्दीपक हो ही घंटी की ध्वनि को ही अनुबंधित उद्दीपक के अभाव में भोजन के अभाव से बार बार प्रस्तुत किया जाता है तो कुछ समय बाद अनुकूलित अनुक्रिया प्रकट होना बंद हो जाती है। इसे विलोपीकरण कहते हैं। स्वतः प्रकटीकरण अनुकूलित अनुक्रिया के विलोप हो जाने के बाद जिस परिस्थिति में अनुबंधन स्थापित हुआ है यदि उसी परिस्थिति को दोबारा प्रकट किया जाए तो अनुकूलित अनुक्रिया अपने आप स्वतः ही प्रकट हो जाती है। सामान्यीकरण अनुबंधन स्थापित हो जाने के बाद अनुबंधित उद्दीपक का मिलता जुलता नया उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है जो प्राणी मिलते जुलते उद्दीपक के प्रति भी अनुकूलित अनुक्रिया को ही प्रकट करता है। विभेदन जैसे जैसे अनुबंधन के प्रयासों की संख्या बढ़ने लगती है वैसे वैसे अनुबंधित उद्दीपक को मिलते जुलते उद्दीपक के बीच अंतर करने की क्षमता पैदा हो जाती है। इसे विभेदन कहते हैं। शिक्षा के प्रयोग बालक को में अच्छी आदतों का निर्माण करने में सहायक है। बालक में मनोवृत्ति का निर्माण करने में सहायक है। यह भय व तार्किक भय का निवारण करने में सहायक, अनुशासन स्थापित करने में सहायक है, प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए उपयोगी, स्मृति स्तर के विकास में सहायक है, पशुओं के प्रशिक्षण में सहायक है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत 1938 में स्किनर ने दिया था। आधार इसका थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम है। उपाधि अभिक्रमित अनुदेशन के जनक है। प्रयोज्य चूहे में और कबूतर में किया गया। दोनों का रंग सफेद है। यंत्र इसका स्किनर बॉक्स है। प्रस्तुतक इसका प्राणियों का व्यवहार है। व्यवहार के प्रकार है दो प्रकार, उद्दीपन प्रस्तुत व्यवहार और क्रिया प्रस्तुत व्यवहार। अन्य नाम इसका आर टाइप और शिक्षण रिक्त प्राणी उपागम। संसाधन साधनात्मक अनुबंधन नैमित्तिक सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया उत्सर्जित अनुक्रिया आरएस थ्योरी। अधिगम के सिद्धांतों में अनुबंधन द्वारा सीखने की बात दो सिद्धांत करते हैं। पावलोव का सिद्धांत का अनुभव द्वारा सीखने पर बल, स्किनर का सिद्धांत अनुबंधन द्वारा सीखने पर। पावलोव व स्किनर के अनुबंधन का अंतर। पावलोव व स्किनर पावलोव के सिद्धांत में सीखने वाला निष्क्रिय होता है जबकि स्किनर के सिद्धांत में सीखने वाला सक्रिय होता है। पावलोव के सिद्धांत में एक प्राणी अनुक्रिया करने के पहले वातावरण में कुछ घटित होने की प्रतीक्षा करता है जबकि स्किनर के सिद्धांत में प्राणी अनुक्रिया करने से पहले ही वातावरण में कुछ घटित होने की प्रतीक्षा नहीं करता। पावलोव के सिद्धांत के अनुसार पुनर्बलन अनुक्रिया के होने से पहले ही दे दिया जाता है जबकि यहाँ से स्किनर के सिद्धांत में पुनर्बलन वांछित अनुक्रिया के रूप में दिया जाता है। पावलोव के सिद्धांत में प्राणी का व्यवहार उद्दीपक के नियंत्रक में होता है जबकि यहाँ से स्किनर के सिद्धांत में प्राणी का व्यवहार इच्छिक होता है। पावलोव के सिद्धांत में यह बाह्य अभिप्रेरणा से प्रेरित होकर सीखने पर बदल देता है जबकि स्किनर के सिद्धांत में आंतरिक अभिक्रिया प्रेरणा से प्रेरित होकर सीखने पर बल देता है। स्किनर के अनुसार पुनर्बलन धनात्मक पुनर्बलन ऋणात्मक पुनर्बलन। धनात्मक पुनर्बलन का तात्पर्य ऐसे उद्दीपकों से होता है या जिनके प्रस्तुत किए जाने से वांछित अनुक्रिया को करने की संभावना बढ़ जाती है जबकि ऋणात्मक पुनर्बलन से तात्पर्य ऐसे उद्दीपकों से होता है जिनके हटाए जाने से वांछित अनुक्रिया को करने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे यहाँ से धनात्मक में मान सम्मान प्रशंसा पुरस्कार धन दौलत भोजन पानी आदि जबकि इसमें है शोरगुल अत्यधिक गर्मी सर्दी अपमानित होने वाले शब्द आदि। शिक्षा के उपयोग से यह सिद्धांत स्वतंत्र शिक्षण के माध्यम से सिखाने पर बल देता है। अभिक्रमित अनुदेशन के माध्यम से यह सीखना अधिक महत्वपूर्ण मानता है। यह सिद्धांत बालक के शब्द भंडार में वृद्धि में सहायक है। यह सिद्धांत बालक को सही व शुद्ध उच्चारण करने में सहायता प्रदान करते हैं। यह सिद्धांत बालक की समस्याओं के निदान करने में सहायक होते हैं। थॉर्नडाइक के प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत प्रतिपादक इसका एडवर्ड एल थॉर्नडाइक के समय इसने 1913 में किया था। उपाधि पहला पशु मनोविज्ञान के पितामह है, दूसरा प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक। इनका प्रयोज्य भूखी बिल्लियां थी। प्रस्तुत इनकी एनिमल इंटेलिजेंस एजुकेशनल साइकोलॉजी पजल बॉक्स यंत्र का यंत्र बनाया इन्होंने। प्रयत्न व भूल शब्द सबसे पहले प्रयोग में लिया लॉर्ड मॉर्गन ने लिया था। इनके कथन थे भी इसी सिद्धांत के अग्रदूत कहे जाते हैं। इनके अन्य नाम है आरएस थ्योरी प्रयास व त्रुटि का, प्रयत्न व भूल का, उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, बंध का सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी। यह सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसके द्वारा प्रथम बार शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत
को शिक्षा देने के लिए प्रयोग हुआ। इस सिद्धांत के द्वारा थॉर्नडाइक ने सीखने का नियम दिया। इन नियमों का विभाजन दो भागों में किया, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम थे तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम है, यहाँ से इसका उपनियम रुचि है। अभ्यास के नियम में उपयोग व अनुप्रयोग है। गौण नियम में बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम व साहचर्य का नियम। तत्परता का नियम, इस नियम को तैयारी का नियम या पूर्ण समायोजन का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार किसी बालक को सिखाने व पूर्व शारीरिक मानसिक रूप से तैयार करने के लिए किया जाता है। थॉर्नडाइक ने इस नियम के आधार पर स्पष्ट किया था कि यदि बालक को शारीरिक रूप से तैयार किया जाए तो उसमें आवश्यकता को किया जाना चाहिए, और यदि मानसिक रूप से तैयार किया जाए तो उसे विषय वस्तु के प्रति रुचि को उत्पन्न करने के लिए किया जाना चाहिए। रुचि को वह मानसिक तत्परता होती है जो हमारे ध्यान को किसी विषय वस्तु व्यक्ति व संस्था की ओर आकर्षित करती है। जन्मजात व अर्जित दोनों होती है। अभ्यास का नियम, किसी भी क्रिया को बार बार दोहरान करने से उस क्रिया के साथ प्राणी का संबंध दृढ़ हो जाता है। जिस क्रिया में प्राणी को पुनर्बलन की प्राप्ति होती है वह क्रिया के लिए उपयोगी बन जाती है, और जो प्राणी क्रिया को के लिए उपयोगी बन जाती है उसी को बार बार दोहरान करता है। प्रभाव का नियम, इस नियम को संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार सीखना परिणाम पर निर्भर करता है। जिस कार्य का परिणाम व्यक्ति के लिए सुख व संतोष देने वाला होता है उस कार्य का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। वह व्यक्ति उसी कार्य को जल्दी से जल्दी सीखना चाहता है। प्रभाव के नियम ने सौंदायिक से स्पष्ट किया है कि सीखने के पुनर्बलन पर विशेष योगदान है, क्योंकि पुनर्बलन प्राणी की आवश्यकता को संतुष्ट करता है। गौण नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, इस नियम के अनुसार जब व्यक्ति प्रयास या त्रुटि से सीखता है तो वह सबसे पहले अनेक अनुक्रियाएं करता है। जैसे जैसे प्रयास बढ़ते हैं वैसे वैसे त्रुटियों की संख्या में कमी आने लगती है और व्यक्ति सही अनुक्रिया करना सीख जाता है। मनोवृत्ति का नियम, इस नियम के अनुसार मानसिक विन्यास का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार सीखने की प्रक्रिया पर मनोवृत्ति का विशेष प्रभाव होता है, क्योंकि बालक की मनोवृत्ति जिस विषय में अनुकूल होती है उसी को बालक जल्दी सीख जाते हैं। आंशिक क्रिया का नियम, इस नियम के अनुसार सिखाई जाने वाली विषय वस्तु अंशों में विभाजित करने से सिखाया जाता है तो बालक उसे जल्दी सीख जाता है। यह नियम अंश से पूर्ण की विधि के माध्यम से सिखाने पर बल देता है। सादृश्यता का नियम, इस नियम को आत्मीकरण का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार नवीन ज्ञान का संबंध यदि पूर्व ज्ञान से स्थापित किया जाए तो बालक नवीन ज्ञान से तुरंत सीख जाता है। इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण इस नियम पर आधारित है। साहचर्य का नियम के अनुसार एक परिस्थिति में अर्जित किया गया हुआ ज्ञान परिस्थिति उत्पन्न होने पर पूर्ण ज्ञान को ही प्रकट करता है। शिक्षा में उपयोगी यह सिद्धांत मध्यबुद्धि वाले बच्चों को, छोटे बालकों को सिखाने में उपयोगी है। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सिखाने के लिए तत्पर शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सिखाने के लिए तत्पर बनाने में सहायक है। धैर्य व परिश्रम जैसे गुणों का विकास करने में सहायक है। अभ्यास के माध्यम से कठिन विषय के प्रश्नों को सरल करने में सहायक है और बालक के लेखन कला में सुधार करने में सहायक है। प्रबलन का नियम, प्रतिपादक क्लार्क हल का 1915 में किया। थॉर्नडाइक का प्रभाव पावलोव का अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है। व्यवहार का सिद्धांत भी कहलाता है। अन्य नाम जैविकीय अनुकूलन का सिद्धांत, आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत, परिकल्पित निगमन का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, यथार्थता का सिद्धांत, उद्देश्य प्रवणता का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, एसओआर थ्योरी, पुनर्बलन का सिद्धांत, आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, आदर्श व श्रेष्ठ सिद्धांत, गणितीय सिद्धांत, विधिवत व्यवहार का सिद्धांत। यह सिद्धांत एकमात्र ऐसा सिद्धांत है जिसको स्किनर ने सभी सिद्धांतों से सर्वश्रेष्ठ माना है। 17 स्वयं सिद्धियों, 17 उपनियमों व 133 प्रमेयों पर आधारित है। सिद्धांत में हल ने सीखने की प्रक्रिया पुनर्बलन को ही महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि हल के अनुसार प्राणी पुनर्बलन ही प्राणी की आवश्यकता को संतुष्ट करता है। सिद्धांत इसका जैविक आवश्यकता, चालक प्रणोदन या अंतर्नोद, लक्ष्योन्मुखी व्यवहार, फिर लक्ष्य की प्राप्ति, फिर चालक का संतृप्त होना, आवश्यकता में कमी लाना और अधिगम संपन्न होना। शिक्षा में उपयोगी यह सिद्धांत बालकों की आवश्यकताओं के ध्यान में रखकर सीखने पर बल देता है। यह सिद्धांत बालक की जिज्ञासा को तुरंत उत्तर देकर संतुष्ट करने पर बल देता है। यह सिद्धांत बालक को हमेशा वह पुनर्बलन देने के माध्यम पर बल देता है जिसका संबंध बालक की आवश्यकता से के साथ वो संज्ञानवादी सिद्धांत, अंतर्दृष्टि व सूझ का सिद्धांत प्रतिपादक कोहलर समय 1925 में किया। आधार इसका समग्र प्रत्यक्षीकरण है। प्रयोज्य इसका चिंपैंजी व सुल्तान है। स्थान कैनारी द्वीप, चिंपैंजी की मानसिकता, इनकी पुस्तक प्रयोग, इनका छड़ी संबंधी और बॉक्स संबंधी अन्य नाम है। गेस्टाल्ट का सिद्धांत, पूर्णाकार का सिद्धांत, इनसाइड थ्योरी, सूझबूझ का सिद्धांत, समग्रता का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि व सूझ का सिद्धांत, किसी भी समस्या के समाधान पर विचार के अचानक मस्तिष्क में उत्पन्न होना अंतर्दृष्टि व सूझ का सिद्धांत कहलाता है। सिद्धांत की विशेषताएं, अंतर्दृष्टि अचानक उत्पन्न होती है, अंतर्दृष्टि व सूझ के द्वारा सिखाना स्थायी होता है। इसका आविष्कार
सीखना सिखाना स्थायी होता है। अंतर्दृष्टि सूझ सिखाना स्थायी होता है, इसका स्थानांतरण किया जा सकता है। अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा व्यक्ति रटकर नहीं समझकर सीखता है। सीखने की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है, वह इससे पूर्व अनुभव इसमें सहायक होता है। यह आयु व अनुभव से प्रभावित होती है। व्यक्तित्व की परिभाषाएं ऑलपोर्ट के अनुसार और व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदेहिक गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति के वातावरण में अपूर्व समायोजन स्थापित करता है। वॉटसन के अनुसार हम जो कुछ भी करते हैं वही हमारा व्यक्तित्व है। वैलेंटाइन के अनुसार हमारी जन्मजात और अर्जित पर प्रवृत्तियों का योग ही व्यक्तित्व है। रेक्स के अनुसार समाज द्वारा मान्य व अमान्य गुणों का ही हमारा व्यक्तित्व है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्ति के समस्त गुणों का समन्वित योग ही हमारा व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व के प्रकार है यहाँ से सत्वगुणी ईश्वर पर विश्वास, रजोगुणी कर्म व राजा के गुण, तमोगुणी पाप कर्म, स्वार्थी व ईर्ष्यालु। व्यक्तित्व पर्सनैलिटी शब्द उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से हुई, जिसका अर्थ है नकाब, नकली चेहरा या मुखौटा। ग्रीक काल में जब अभिनेता रंगमंच पर आता था पात्र की भूमिका निभाने, तो उसी पात्र से संबंधित रंग रूप, वेशभूषा, पहनावा, चाल ढाल आदि तैयार करता था। अर्थात ग्रीक काल में व्यक्ति पर जो बाहरी आवरण तैयार किया गया उसी बाहरी आवरण को ही व्यक्तित्व का माना गया। लेकिन वर्तमान में व्यक्तित्व की परिभाषा पर बदल गई है। मानव वैज्ञानिक और स्पष्ट किया है कि व्यक्तित्व में केवल व्यक्ति के बाहरी गुणों को ही सम्मिलित नहीं किया, अपितु व्यक्तित्व आंतरिक व बाहरी दोनों गुणों से मिलकर बनने वाली वह समग्र विशेषता है जो अलग अलग परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार करने के तरीके बताती है। ऐसी समग्र विशेषताओं का ही एक रूप व्यक्तित्व कहलाता है। आयुर्वेद के अनुसार वात प्रधान, पित्त प्रधान और कफ प्रधान। वात प्रधान में कद छोटा मोटा या पाचन तंत्र मजबूत होता है। पित्त प्रधान में दुबले पतले अभड़ालू होते हैं और कफ प्रधान में बीमार और उदासीन होते हैं। हिपोक्रेट्स के अनुसार आशावादी, निराशावादी, क्रोधी व मंद स्वभाव होते हैं। शेल्डन के अनुसार एक्टोमॉर्फिक, मिसोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक है। एक्टोमॉर्फिक लंबाकार, मिसोमॉर्फिक आयताकार और एंडोमॉर्फिक गोलाकार है। एक्टोमॉर्फिक में दुबले पतले कुशाग्र बुद्धि व अंतर्मुखी होते हैं। यहाँ से मिसोमॉर्फिक में मजबूत और सुगठित शरीर वाले होते हैं। एंडोमॉर्फिक में सामाजिक मिलनसार होते हैं। क्रेचमर के अनुसार पिकनिक टाइप के नाट्य और बोने, एथलेटिक टाइप के सुडोलका है, एस्थेटिक टाइप के कृशाकार और नर्जर प्रकार के और डायप्लास्टिक टाइप में मिश्रित काय होते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार होते हैं इंद्रिय विचारक, स्थूल विचारक में सतही ज्ञान होता है, सूक्ष्म विचारक में बारीकी गहराई का ज्ञान होता है और प्रत्यय विचारक में नवीन ज्ञान की उत्पत्ति के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यूंग के अनुसार सामाजिक दृष्टिकोण में अंतर्मुखी व बहिर्मुखी। अंतर्मुखी अंदर की बात को दबा लेने वाले और बहिर्मुखी अभिव्यक्त करने वाले। कैटल प्रतिकारक प्रणाली का सिद्धांत। लहरी खुशमिजाज और अलहरी दुखी। विलियम जेम्स के अनुसार सशक्त प्रवृत्ति वाले और नर्म प्रवृत्ति वाले दो होते हैं। एल्डर के अनुसार है यहाँ से शासन करने वाले, दुर्बल, पलायनवादी, समाज उपयोगी। स्प्रेंगर के अनुसार मूल्य दृष्टि के आधार पर सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व सौंदर्यात्मक। फ्रीडमैन व रोजेनविग व मॉरिस के अनुसार है टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी। टाइप ए में बीपी हृदयघात से संबंधित समस्याओं वाले और धैर्य की कमी वाले अभिप्रेरित होते हैं। टाइप बी में अवसाद प्रकार के होते हैं। टाइप सी में कैंसर, धैर्यवान, विनीत होते हैं। आइंजैक के अनुसार है अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, स्नायुविक और स्थिरता और मनोविकृति पराह प्रकार्य वाली। विभाजन के आधार पर भारतीय दर्शन अर्थात कपिल मुनि के गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। थॉर्नडाइक ने कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। आयुर्वेद ने शरीर में पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। शेल्डन ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। क्रेचमर ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। विलियम जेम्स ने स्वभाव के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। एडगर ने जीवन शैली के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। आधुनिक मनोविज्ञान में संवेगों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताएंगे, विचार प्रधान, भाव प्रधान और क्रिया प्रधान। यूंग ने मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। एंजेंग ने विपरीत गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। व्यक्तित्व के सिद्धांत हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। प्रतिपादक इसके फ्रायड व वियना ऑस्ट्रेलिया से है। फ्रायड के अनुसार मन मस्तिष्क का स्वरूप आकारात्मक और गत्यात्मक। आकारात्मक चेतन, अवचेतन और अचेतन है। गत्यात्मक में इदम, अहम, परा अहम है।
इदम का अचेतन से, अहम का चेतन से और परा अहम का अवचेतन से है। यहाँ से फ्रायड ने अपने सिद्धांत की तुलना पानी में तैरते हुए हिमखंड के साथ की है। यहाँ से आईडी में अचेतन है, ईगो में अवचेतन है और एस ईगो में अचेतन है। यहाँ से और अचेतन के अनुसार स्वप्न का आना, नींद में बड़बड़ाना, नींद में चलना, मानसिक रूप से विक्षिप्त होना, लिखने में भूल होना, सामान को इधर उधर रखकर भूल जाना, यह अचेतन के प्रमाण है। चेतन में है हमारे मन या मस्तिष्क में सबसे छोटा भाग होता है, संपूर्ण भाग 1/10 होता है। यही भाग हमारे वातावरण में प्रत्यक्ष ज्ञान के साथ जोड़ने का काम करता है। इस भाग के माध्यम से ही वातावरण में उपस्थित वस्तुओं को हम अपने सुखद भावों में रखते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं। अवचेतन में यह है हमारे मन मस्तिष्क का वह भाग होता है जिसमें संग्रहित ज्ञान रहता है, अर्थात व्यक्ति अपने चेतन स्तर के माध्यम से जो ज्ञान ग्रहण करता है, वह ज्ञान जिस स्थान पर जाकर एकत्रित होता है वह स्थान अवचेतन कहलाता है। इस स्थान पर रहने वाले सामग्री को व्यक्ति की कभी भी अपनी इच्छा के अनुसार करके चेतन स्तर पर लाया जा सकता है। अचेतन हमारे मन मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। व्यक्ति के द्वारा जिन इच्छाओं का दमन कर दिया जाता है वह होते हैं। इसमें फ्राइड के अनुसार मनोलैंगिक विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं। मुख्य अवस्था, बुद्धि अवस्था, लिंग अवस्था, अव्यक्त अवस्था, ज्ञानेन्द्रिय अवस्था। मुख्य अवस्था, इस अवस्था का जन्म से 18 माह या 2 वर्ष तक जाना जाता है। इस अवस्था में बालक अपने मुख भाग के द्वारा खुशी प्राप्त करता है। आईडी की प्रधानता के कारण ही बालक चूसने, निगलने, काटने जैसी क्रियाएं करता है। इस अवस्था में अंत तक बालक ईगो का विकास करना प्रारंभ कर देता है। गुह्य अवस्था, इस अवस्था में बालक में ईगो का विकास होने के कारण बालक प्रत्येक उस वस्तु या व्यक्ति को दूर रहने का प्रयास करता है जिससे उसे किसी भी प्रकार की हानि हो। इस अवस्था में दमित होने की इच्छाओं का यदि मार्गान्तीकरण कर दिया जाए तो बालक एक अच्छा चित्रकार, मूर्तिकार, संगीतकार बनाया जा सकता है। 18 माह या 2 वर्ष से 3 वर्ष तक। लिंग अवस्था, इस अवस्था में बालक आईडी, ईगो, सुपर ईगो के बीच संतुलन स्थापित करने लग जाता है। इसी कारण इस अवस्था में बालक की प्रवृत्ति अधिक से अधिक नैतिक कार्यों में होने लगती है। लड़कों में ऑडिपस, इंडिपस एवं लड़कियों में इलेक्ट्रा नामक ग्रंथियां विकसित होने लगती है 3 से 5 वर्ष की आयु में। ऑडिपस, इसमें पितृ विरोधी ग्रंथि भी कहते हैं। यह ग्रंथि केवल लड़कों में ही विकसित होती है। इस ग्रंथि का विकास होने के कारण लड़कियां अपने पिता से के प्रति ईर्ष्या, माता के प्रति प्रेम या आकर्षण अनुभव करते हैं। इलेक्ट्रा, इस ग्रंथि को माता विरोधी ग्रंथि कहते हैं। यह ग्रंथि केवल लड़कियों में विकसित होती है। इस ग्रंथि के कारण लड़कियों को अपनी माँ के प्रति ईर्ष्या का भाव और पिता के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। व्यक्त अवस्था, मौन अवस्था के नाम से जाना जाता है। बालक संज्ञानात्मक कौशल, सांस्कृतिक मूल्यों को बालक ग्रहण करने के कारण बालक की समस्त लैंगिक इच्छाएं शांत होती है। 5 से 12 वर्ष, ज्ञानेन्द्रिय अवस्था, इस अवस्था में बालक सामाजिक संबंधों को समझना प्रारंभ करना, बालक को अहम केंद्रवार का विकास होने लगता है। 12 से 18 वर्ष, शील गुण सिद्धांत, इस व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत के प्रवर्तक ऑलपोर्ट को माना जाता है। एरिक्सन की 8 अवस्थाएं निम्न है। विश्वास बनाम अविश्वास, जन्म से 18 माह तक। स्वतंत्रता बनाम संदेह, 18 माह से 3 वर्ष तक। पहल बनाम अपराध, 3 वर्ष से 5 वर्ष तक। परिश्रम बनाम हीनता, 7 से 11 वर्ष तक। पहचान बनाम द्वंद्व, 11 से 18 वर्ष। मित्रता बनाम अलगाव, 18 से 35 वर्ष। सृजनात्मकता बनाम निष्क्रियता, 35 से 55 वर्ष। ईमानदारी बनाम निराशा, 55 वर्ष के बाद। विश्वास बनाम अविश्वास, यह अवस्था जन्म से विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था, यह अवस्था जन्म से लेकर 18 महीने तक चलती है। इस अवस्था में बालक अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर करता है। इसी कारण इस अवस्था में बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति सही तरीके से हो जाती है और बालक में अपने परिवार सदस्यों के प्रति विश्वास उत्पन्न हो जाते हैं। अन्यथा बालक में अविश्वास की भावना पनपने लगती है और बालक कुंठाग्रस्त हो जाता है। स्वतंत्रता बनाम संदेह की अवस्था, इस अवस्था में बालक आत्मनिर्भरता बनाम लज्जा की अवस्था भी कहते हैं। बालक दूसरों की मदद नहीं लेना चाहता क्योंकि वह अपने तरीके से कार्य करना चाहता है। माता पिता बालक के द्वारा किए जाने वाले कार्य को प्रोत्साहित करते हैं और बालक में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होता है। अन्यथा बालक में स्वयं के प्रति संदेह उत्पन्न होने लगता है। पहल बनाम अपराध, इस अवस्था में बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। इसी कारण बालक हर कार्यों को बढ़ चढ़ हिस्सा लेता है। बालक, यदि माता पिता और समाज के लोग बालक को मौका देते हैं तो बालक स्वयं व्यक्तित्व की
निर्माण की ओर बढ़ जाता है। अन्यथा उसमें अपराध भावना का विकास होता है। परिश्रम बनाम हीनता व्यक्तित्व विकास की चतुर्थ अवस्था है। बालक में कई प्रकार के हुनर या कौशल सीखने की योग्यता आ जाती है। परिणाम स्वरूप जब कई बार योग्यताओं के प्रदर्शन करता है तब बालक की प्रशंसा की जाती है, तो वह ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करने लगता है, और यदि नहीं होता तो बालक में हीन भावना आ जाती है। पहचान बनाम द्वंद्व अवस्थाओं में बालक स्वयं की का विकास बालक अपनी क्षमताओं, कमियों, पसंद नापसंद, कार्यशैली आदि को पहचानने लगता है एवं उनका विकास कर लेता है। जो बालक अपनी जीवन शैली को पहचान कर कार्य करने लगता है वह समाज में अपने एक विशेष पहचान स्थापित कर लेता है। जो बालक अपनी जीवन शैली से पहचानने में असफल हो जाता है वह आगे चलकर द्वंद्व का शिकार हो जाता है। मित्रता बनाम अलगाव अवस्था में बालक व्यक्ति विपरीत लिंग के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए व्यक्ति में त्याग करने व समझौता करने की भावना का विकास होता है ताकि स्थायी संबंधों की स्थापना हो सके। जो व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करने में सफल हो जाते हैं उनमें घनिष्ठता का भाव या गुण उत्पन्न हो जाता है। इसी कारण सामाजिक परिवेश का दायरा विस्तृत हो जाता है और जो असफल हो जाते हैं वह अकेले रहने की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। सृजनात्मकता बनाम निष्क्रियता बालक स्वयं जब वह यह स्वयं समय जब वह समय होता है जब बालक में योग्यताओं शिखर पर होती है, व्यक्ति अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करता है। जो व्यक्ति क्षमता का उपयोग कर लेता है उसमें सृजनात्मकता गुण विकसित होता है, जो नहीं कर पाता वह निष्क्रिय हो जाता है। ईमानदारी बनाम निराशा इस अवस्था में बालक व्यक्ति अपने पूरे जीवन भर के कार्यों की समीक्षा करता है। उसे ऐसा लगता है कि उसने पूरे जीवन में ईमानदारी का कार्य किया है और तो वह जीवन में से संतुष्ट हो जाता है, अन्यथा वह अपने जीवन को असंतुष्ट हो जाता है। व्यक्तित्व मापन की विधियां प्रक्षेपी विधियां और अप्रक्षेपी विधियां। प्रक्षेपी विधियों में है प्रासंगिक अंतर्बोध विधि टीएटी, बाल अंतर्बोध विधि सीएटी, रोशा स्नाही दबा परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, चित्र नैरत्य परीक्षण और शब्द साहचर्य परीक्षण, स्वप्न विश्लेषण परीक्षण। इन विधियों में अचेतन मन में दमित इच्छाओं का अध्ययन होता है। और अप्रक्षेपी विधियों में निरीक्षण विधियां, जीवन इतिहास विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, क्रमिक मापनी विधि, निष्पादन विधि, रेटिंग स्केल, समाज विधि। इन विधियों द्वारा चेतन स्तर पर प्राप्त ज्ञान का अध्ययन किया जाता है।